सुप्रभात छात्रों। आज हिंदी की कक्षा में मैं पुनः आपके समक्ष स्पर्श पुस्तक के काव्य खंड के पाठ पर्वत प्रदेश में पावस को पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। आपको मालूम है कि यह प्रकृति संबंधी कविता है और इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में हम लोग पहले उनका परिचय जान जाते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। क्योंकि इनकी सारी रचनाएं प्रकृति प्रेम पर संबंधित होती हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि क्यों कहा गया, ये तो आपको पता चल गया। अब सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए कॉलेज तक को छोड़ दिया तथा स्वाध्याय में लग गए। उनके साहित्य को देखते हुए उन्हें साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 28 दिसंबर 1977 को इनका देहांत हो गया। पंत जी प्रकृति, प्रेम और कल्पना के कोमल कवि थे। प्रकृति का जैसा सुंदर, कोमल एवं सूक्ष्म वर्णन उन्होंने किया है, वैसा अन्य किसी भी कवि ने अपनी रचना में नहीं किया। इसलिए इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों की अधिकता दिखाई देती है। तो छात्रों, यह उनका परिचय है। अब हम लोग कविता को पढ़ते हैं। तो कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिनके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो ये पहला काव्यांश है जिसमें उन्होंने पर्वतों के बारे में बताया है कि जब पर्वत प्रदेश पर पावस ऋतु आती है तब वहाँ हर पल प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो शब्दार्थ को पहले हम लोग जानेंगे। पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश यानी पहाड़ी क्षेत्र, पल पल यानी हर क्षण, परिवर्तित बदला हुआ, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप, मेखलाकार करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल, अपार यानी कि विशाल, सहस्त्र हजारों, दृग सुमन, दृग का अर्थ होता है नेत्र, सुमन का अर्थ होता है पुष्प यानी वह हजार फूल रूपी आँखें, फाड़ यानी खोलकर, अवलोक यानी निहारना, देखना, निज मने अपना, महाकार यानी कि बड़ा ढांचा, बड़ा शरीर, ताल यानी तालाब, दर्पण यानी आईना, शीशा। तो ये उसके शब्दार्थ थे। अब इन पंक्तियों का भावार्थ है कि पर्वत प्रदेश में कवि यह कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में जब वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति हर पल अपना रूप बदल लेती है। सामने विशालकाय पर्वत कमरधनी के समान दूर दूर तक फैला था। उस पर हजारों फूल खिले हुए थे। वे फूल मानो पर्वत की आँखें थीं। ऐसा लगता था मानो वह पर्वत अपनी हजार आँखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा था। उस पर्वत के पांवों के पास यानी जो पानी ऊपर से बह रहा था वो नीचे तालाब का रूप ले लिया था और उस विशाल तालाब था जो उसका पानी इतना पारदर्शी था तो मानो दर्पण के समान साफ हो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह पर्वत मानो वह अपने हजारों फूलों रूपी आँखों से अपने विशाल शरीर का प्रतिबिंब नीचे तालाब रूपी दर्पण में निहार रहा है। तो आपको इन पंक्तियों का भावार्थ पता तो चल गया। अब दूसरी पंक्तियां हैं
गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है झाँक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इन पंक्तियों में कवि ने हर पल परिवर्तन के बारे में बताया है कि पहाड़ों के बीच से जो झरने निकलते हैं उनकी आवाज़ किस प्रकार सुनाई देती है। तो पहले हम लोग इसके शब्दार्थ को जानते हैं। गिरि का अर्थ है पर्वत, नीरव का अर्थ होता है जो कि शांत, गौरव का अर्थ होता है महिमा, और मद का अर्थ होता है मस्ती, नस नस यानी रग रग में, उत्तेजित यानी कि उत्तेजना पैदा करना, लड़ी माला श्रृंखला जिसको बोलते हैं, झरना झरता यानी गिरता, निर्झर का अर्थ होता है झरना, गिरिवर यानी ऊंचा पर्वत, उर का अर्थ होता है हृदय, उच्च आकांक्षा का अर्थ होता है ऊंचा उठने की चाह रखना, तरुवर का अर्थ है पेड़, नीरव मौन शांत, नभ आकाश, अनिमेष एकटक यानी बिना पलक झपकाए, अटल जो हिले नहीं, और चिंता पर यानी चिंतित। तो यहाँ पर गौरव के बारे में, गिरि के गौरव के बारे में बताया गया है। तो कवि क्या कहते हैं कि पहाड़ों की छाती पर बहने वाले झाग जैसे जल वाले जो झरने हैं इतने सुंदर प्रतीत होते हैं मानो वह मोतियों की लड़ियाँ हों। ये झरझर की ध्वनि में मानो पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हैं। इस स्वर को सुनकर दर्शकों की नस नस में उत्तेजना भर जाती है। वे उत्साह और उमंग से ओत प्रोत हो जाते हैं। पहाड़ की छाती में से उगकर निकले हुए ऊंचे वृक्ष मन में उठी ऊंची आकांक्षाओं के समान लंबे हैं। ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम अपलक, अटल और चिंताहीन खड़े हैं, मानो आकाश का रहस्य सुलझाने में लगे हों। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन आया इसे आपने समझ लिया। अब तीसरा काव्यांश है कि उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभे शाल, उड़ गया धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो इन लास्ट की पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि फिर क्या परिवर्तन होता है कि अचानक बादल छा जाते हैं और कोई भी दृश्य दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि आकाश धरती पर उतर आया हो। तो सर्वप्रथम हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे। भूधर का अर्थ होता है पहाड़, अपार का अर्थ होता है जिसके पार ना हो, अत्यधिक, पारद के पर यानी पारे के समान सफ़ेद पंख वाला, रवशेष यानी कि केवल आवाज़ रह जाना, अंबर आकाश, धस गए यानी दब गए, सभय भय के साथ, शाल एक प्रकार का वृक्ष है जो पहाड़ों में पाया जाता है, ताल का अर्थ तालाब, जलद यान, जलद यानी बादल, यान मैंने सवारी, तो बादल की सवारी, बादल रूपी विमान, तो विचर विचर यानी घूम घूम कर, इंद्रजाल यानी कि इंद्र जादूगरी दिखा रहा है, कोई माया दिखा रहा है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लो ऐसा लगता है कि मानो कि पहाड़ पर चारों तरफ बादल छा गए हैं और उन बादलों के बीच में ऐसा लगता है कि पहाड़ दिख ही नहीं रहा है, वह बादल अपने पंख से उन बादलों को उड़ा ले गया है। आशय ये है कि अचानक पहाड़ के समान बहुत अधिक श्वेत और चमकीले बादल आकाश में छा गए हैं, जहाँ तक कि झरने भी दिखना बंद हो गए हैं, बस उनकी झरझर की आवाज़ शेष रह गई है। तुरंत बाद उस बादलों से इतनी तेज बारिश हुई
कि लगा जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। उसने बारिश रूपी बाणों पर धरती पर आक्रमण कर दिया हो, यानी चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है। शाल के वृक्ष जो पहाड़ों पर उत्पन्न होते हैं वो भी दिखाई नहीं देते। ऐसे लगता है कि वो भी उस जमीन के अंदर धंस गए हों, मानो वह भयभीत हो गए हों और दिखाई नहीं पड़ रहे हों। तालाब के जल से उस समय धुआं उठने लगता है, यानी चारों तरफ बादल ही बादल हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो तालाब में आग लग गई हो और उस पर वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपनी जादुई खेल दिखा रहे हैं। आशय यह है कि वर्षा के पहाड़ों पर हर पल अद्भुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो कि प्रकृति की छटा को और भी बढ़ा देता है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी इस कविता में प्रकृति का चित्रण बहुत ही सुंदर और मनोरम ढंग से किया है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गई होगी यह कविता। तो आप लोग इस कविता का भावार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और अगली कक्षा में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को विस्तृत रूप से जानेंगे। धन्यवाद।